साथियों नमस्कार। आपके सिलेबस में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक उनमें कौटिल्य है और हम कौटिल्य को जाने समझें उससे पहले हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कौटिल्य को समझने से पहले कौटिल्य के बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। क्योंकि पीएससीज में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्चुअल तो हमें याद करना ही है, फैक्ट्स तो हमें याद करना ही है, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे ही हमारा अंडरस्टैंडिंग मोड डेवलप होता है। तो हम कौटिल्य को पढ़ने से पहले उन तमाम परिस्थितियों का अध्ययन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत करते हैं जिनके विचारों का प्रभाव कौटिल्य पर पड़ा और कौटिल्य ने महानतम ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। तो हमारा जो लक्ष्य है वो आज प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं को समझना है और इसके साथ ही आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, इन दोनों के अंतर को भी समझना है। और साथ में क्योंकि हमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन भी पढ़ना पड़ेगा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन हमारे सामने ये चिंतन की तीन धाराएं हैं। कौटिल्य को पढ़ने से पहले, प्लेटो को पढ़ने से पहले, अरस्तु को पढ़ने से पहले इन धाराओं को हमें समझना होगा। ये तीन बड़ी धाराएं हैं, यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जिसमें एकमात्र विचारक आपके पास है और वो कौन है? कौटिल्य। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में गांधी है, अंबेडकर है, लोहिया है, जवाहरलाल नेहरू है और जो भी है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक। और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, मिल, बेंथम इत्यादि। तो चिंतन की तीन धाराएं हमारे सामने हैं और आज के इस डिस्कशन में हम इन तीन धाराओं में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और भारतीय चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बीच के मेजर डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस डिफरेंस को यदि हम समझ गए तो हम कौटिल्य को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आधुनिक भारतीय जो राजनीतिक विचारक है उनको भी हम कौटिल्य के चिंतन से, प्राचीन चिंतन से हम कोरिलेट कर पाएंगे और साथ ही हम तुलनात्मक रूप से पाश्चात्य दृष्टिकोण के साथ हमारे इस संपूर्ण जो हमारा ये जो थॉट वाला जो चैप्टर है उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है इन तीन मुख्य धाराओं में अंतर को इस डिस्कशन के साथ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसके डिस्कशन के साथ हम दो को भी कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहली विशेषता जो है, यानी कौटिल्य को जब हम पढ़ेंगे तो कौटिल्य के बैकग्राउंड को हमें समझना आवश्यक है। उस बैकग्राउंड का सार पहला, हमारी जो चिंतन व्यवस्था है राज्य के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, राजा के संदर्भ में, शासन व्यवस्था के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, ये
पश्चिम से पुरानी है। फैक्ट ये हमारे सामने कि हमारे पास पुराने से पुराना रिकॉर्ड राज्य के संदर्भ में, राजा के संदर्भ में, व्यवस्था के संदर्भ में जो है वो है वेद। और वेदों का निर्माण जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में होता है। ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का फैक्ट है। अब हम इसको अगर पाश्चात्य दृष्टिकोण से कंपेयर करें तो हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु, जिसका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व होता है, उसके गुरु का गुरु सुकरात, उनका जन्म 469 BC ईसा पूर्व होता है, और वैदिक युग की समाप्ति 600 ईसा पूर्व तक हो जाती है। अब आप देखिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में, पॉलिटी के बारे में जो शुरुआत होती है, वो इस वैदिक काल की समाप्ति से भी लगभग 225 वर्ष पहले बाद में अरस्तु का जन्म होता है। तो पश्चिम से पुरानी हमारा जो चिंतन है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, देखो ये वाला जो चिंतन है, ये इससे अगर हम कंपेयर करें तो कितना पुराना है। और हमारे इस प्राचीन राजनीतिक चिंतन में राजशास्त्र और शासन कला पर जोर ज़्यादा दिया गया है। ठीक विपरीत पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक राजा, यानी उन्होंने राजा को सर्वेसर्वा मान लिया। राजा के पास सब कुछ है, वो सर्वोच्च ज्ञानवान है, वो विवेकी है, कानून जो है उसके मुंह से निकलते हैं, जो वो कह देता है वही कानून है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ भारत के राजनीतिक दर्शन में, राजनीतिक चिंतन में पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा धर्म जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक तरफ भारत का राजनीतिक चिंतन और दूसरी तरफ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। भारत का कौन सा? प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन। दूसरी जो इसकी विशेषता है कि सामान्यतया ये हिंदू राजनीतिक चिंतन कहलाता है, यानी जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो हिंदू राजनीतिक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। कारण यह है कि सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदू साम्राज्य रहा। हिंदू साम्राज्य से अभिप्राय यह है, कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। इस हिंदू को तात्कालिक परिस्थितियों में हमें उस समय के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। एक पूरे के पूरे क्षेत्र की संस्कृति थी और उस पूरे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदू थे। इसके रेफरेंस में हमें इस हिंदू साम्राज्य को समझना होगा। तो सामान्यतया इस प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को हम हिंदू साम्राज्य के रूप में देखते हैं, हिंदू राजनीतिक चिंतन के रूप में, क्योंकि हिंदू साम्राज्य के बाद में भारत में मुगल साम्राज्य, फिर अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और उसके बाद स्वतंत्र भारत। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक क्रोनोलॉजी है। सामान्यतया हिंदू राजनीतिक चिंतन और बौद्ध धर्म के आविर्भाव के बाद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने व्यापारियों को, शिल्पियों को, कारीगर को, इनको भी सम्मान देना शुरू किया और राजा की जो कानून बनाने की क्षमता है वो इनको ध्यान में रखते हुए बनाने पर जोर दिया। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो सामान्य हिंदू राजनीतिक चिंतन के नाम से भी हमारे सामने है। इसको हमें समझना होगा, तब हम कौटिल्य को समझ पाएंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक और विशेषता है आध्यात्मिक झुकाव। मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल एंगल से हम इसको देखते हैं।
यानी जो भारतीय चिंतन है उस चिंतन में सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञान, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। और वही कहता है कि सृष्टि जो है, जो चलायमान है, उसके कुछ नियामक तत्व हैं। यानी सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है, सर्दी गर्मी वर्षा दिन रात सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, ये किसी नियम के तहत हो रहे हैं। और इन नियमों को जानना, ज्ञान प्राप्त करना, और सर्वज्ञानी जो है, सर्वे सर्वा है, सुपर पावर है, वो है ईश्वर। यानी हमारा जो अध्ययन का जो झुकाव है वो ज्ञान, सृष्टि, सृष्टि के नियामक तत्व जो सृष्टि को गवर्न करते हैं वो नियम, और उस नियम के सर्व जो सुप्रीम पावर है, सुपर नेचुरल पावर है ईश्वर, ये हमारे अध्ययन विषय की विषय वस्तु रहे हैं। यानी भारतीय चिंतन ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है वो नियम से बंधी हुई है। प्रकृति में सारी घटनाएं नियमों से हो रही है, कोई घटना उटपटांग नहीं है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। आज प्रकृति की हर चीज अपने नियमों से चलती है, लेकिन मनुष्य ने उन नियमों को चैलेंज किया है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रकृति के नियमों को समझा, जाना और उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश भी की है। उस मनुष्य को बांधने के लिए, उस मनुष्य को भी अपनी भूमिका में रहे। वह जो मनुष्य है ना, वह मनुष्य भी अपनी भूमिका में रहे। इसके लिए धर्म और दंड नीति यानी व्यवस्था यानी राज्य, ये भारतीय राजनीतिक चिंतन का सार है। प्राकृतिक रूप से उसके बाद ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए भी प्रकृति के नियमों की तरह नियम है, क्योंकि वो चैलेंज करता है। उसके लिए धर्म और दंड नीति है, व्यवस्था है, राज्य है। ये हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रमुख टारगेट रहा है। हमारे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये हमारे चिंतन के विषय रहे हैं और आज भी है। अब यहां पर देखिए, जड़ जगत, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, चेतन विचार, यानी जो हमने यहां पर बात की है कि सृष्टि का जो है एक नियामक तत्व है, पृथ्वी के नियम, निर्विकार नियम है, उससे जो इसका संचालन होता है, उनको समझना, उनको जानना और उनको जानकर उनके हिसाब से जीवन जीना, वो हमारे आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव के सिंबल्स है, पैरामीटर्स हैं। अर्थात इन नियमों का पालन ही धर्म है। सबसे ज़्यादा चैलेंज इन नियमों को मनुष्य कर रहा है और उसी के लिए राज्य है। और धर्म से भटकाव या विचलन न हो तो दंड की व्यवस्था है। यानी धर्म हमारे लिए सभी नियमों की एक नियमावली है जो प्रकृति के नियमों के अनुसार बने हुए हैं, लेकिन अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं, मनुष्य पालन नहीं करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी है और यहीं से राज्य की स्थापना होती है। ये हमारे आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख विशेषता। क्योंकि हम कौटिल्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उसके बैकग्राउंड में ये समझना होगा। एक विशेषता हमारे यहाँ राजतंत्र प्रमुख रूप से, मोनार्की प्रमुख रूप से जो है हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था रही है। हालांकि रिपब्लिक या गणतंत्र और गुटतंत्र भी यहाँ पर रहा है। गणतंत्र जो है वेदों में हमें देखने को मिलता है, वैदिक काल में, कि जहाँ सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाएं काम करती थी। लेकिन हमारे भारत में, प्राचीन भारत में अधिकांश जो चिंतन है वो राजतंत्र से संबंधित है, राजा के कर्तव्य से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, अपराध दंड यानी न्यायपालिका से संबंधित है।
ये हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्म और दंड पर विचार। हमारा जो सारा का सारा जो ध्यान है वो धर्म क्या है और उस धर्म की पालना कैसे हो। क्योंकि वो जो प्रकृति के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार यदि व्यक्ति जीवन जीता है तो वो अपने कल्याण को प्राप्त करेगा। ऐसी भारतीय चिंतन की धारणा है। देखिए, धर्म जो है मानव समाज की अमूल्य निधि है। और धर्म क्या है? जीवन जीने के सामान्य नियम। और यदि उन नियमों की पालना नहीं होती है तो दंड नीति जो है उसका पालन कराने की क्षमता रखती है। यानी राजा का जो मूल कर्तव्य क्या है, वो धर्म की रक्षा करना और उसके लिए आवश्यक हो तो दंड नीति का प्रयोग करना, यानी धर्म के पालन के लिए वो कार्य करता है। इसीलिए हमने जो है दंड नीति को राजनीति का पर्याय भी कहा है। यानी देखिए, दंड नीति यानी पावर, अर्थशास्त्र, राजनीति, राज्य धर्म, ये सब क्या है? ये सब पर्याय है। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है। अब देखिए, एक शब्द है अर्थशास्त्र, जिसको जो कौटिल्य की प्रमुख पुस्तक भी है, कौटिल्य ने इसको अर्थशास्त्र क्यों नाम दिया, उसके पीछे का राज हम जानते हैं। वो राज क्या है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन में ये माना जाता है कि धन संपदा और समृद्धि, हमारी जो प्रॉपर्टी है और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, वो कहाँ पुष्पित फल्लवित होती है? वो पुष्पित फल्लवित होती है भूमि पर। उसका प्लेटफॉर्म भूमि है, पृथ्वी है, वो क्षेत्र है जिसमें एक राजा राज्य करता है। तो धन संपदा और समृद्धि का सर्वोत्तम रूप जो भूमि है, उस भूमि का स्वामित्व स्थापित करता है। यानी राजा उस राज्य को बनाता है, उसका शासन प्रबंध करता है और उसकी अभिवृद्धि करता है। यानी धन संपदा जो है वो भूमि पर है, उस भूमि पर वो सारी चीज़ें मैनेज करता है, वो एक बड़ा मैनेजर के रूप में है, उसकी अभिवृद्धि करता है। और इन सबसे संबंधित अध्ययन करने वाली विधा को कौटिल्य ने क्या नाम दिया? अर्थशास्त्र नाम दिया। ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्यों? प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र क्यों दिया, क्या मतलब है इसका? ये उसका उत्तर है। इंटरव्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये सब करके राजा क्या कर रहा है? ये सब करके राजा जो है राजधर्म का पालन कर रहा है। यानी प्रलय होने के बाद महाभारत के शांति पर्व में जो व्याख्या है कि प्रलय होने के बाद विराजस नाम के राजा का अपॉइंट किया जाता है और उसको ये कहा जाता है, उसको ये आदेश दिया जाता है, दंड व बल की शक्ति उसको दी है। महाभारत के शांति पर्व में ये व्याख्या है, किसके लिए? राजधर्म की पालना के लिए। तो देखो, धर्म और दंड पर प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार, और ये ठीक विचार उसी तरह से कौटिल्य के दर्शन में हमें देखने को मिलते हैं। ये कौटिल्य का बैकग्राउंड है, ये कौटिल्य के पहले का हमारा परिवेश है, जो हमें पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन या चिंतन से अलग करता है। इसके बाद हमारे व्यवस्था में राजा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो राजा है। राजा को मनुस्मृति में देवी रूप दिया गया है। कौटिल्य ने इसके लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। राजा पे नियंत्रण भी है और राजा के कार्य भी है, उद्देश्य भी है। वो बहुत संयमित और नियंत्रित तरीके से अपना टारगेट अचीव करता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। शुक्र नीति में सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी राजा की व्याख्या है। यानी जो राजा देवताओं के अंश से बनता है वो सतोगुणी, जो मनुष्यों के अंश से बनता है वो तमोगुणी, और जो राक्षसों के अंश से जिसका निर्माण होता है वो रजोगुणी राजा। यानी यहाँ पर कुल मिला के जो है राजा महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। नेक्स्ट है
सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर। हमारे भारत में शुरू से ही, आरंभ से ही एक सारे विचारों को समाहित करना, सभी विचारों को सम्मान करना, सहिष्णुता, ये हमारे भारतीय सोच का, भारतीय जो चिंतन है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। और आज भी हमारे संविधान में इसको स्थान दिया गया है। तो हालांकि आरंभ में ब्राह्मण वर्चस्व था, लेकिन क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जो कर्म पर आधारित थी वो जन पर आधारित होने के बाद में उसमें विकृतियां आई, उसको चैलेंज मिला बौद्ध धर्म के द्वारा। लेकिन फिर भी इसकी एक विशेषता है कि सभी जाति, सभी वर्ण, सभी धर्म, उसका एक कंपोजिट एग्जाम्पल, एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण जो है हमारा भारतीय प्राचीन चिंतन करता है। इसके बाद एक विशेषता, यहाँ हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। प्राच्य निरंकुश तंत्र यानी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ये ओरिएंटल डेस्पोटिज्म क्या है? जैसे रूस में निरंकुश जार, उसका शासन। ओरिएंटल डेस्पोटिज्म या जो प्राचीन निरंकुश तंत्र है उसमें राजा होता है, राजा के पास शक्तियों का केंद्रण होता है, सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती है, और वहाँ पर कानून के शासन का अभाव होता है, विधि का शासन वहाँ पर नहीं होता है। सैन्य शक्ति में भी जो है राजा की मोनोपोली होती है, और कुल मिला के सारी गतिविधियों पर एक ही नियंत्रण होता है, वो राजा का नियंत्रण। तो ऐसी स्थिति में राजा निरंकुश है। लेकिन जो भारतीय विचार है, भारतीय जो राजा है, उसके ऊपर धर्म का एक कंट्रोल है। यानी राजा का जो काम है सिर्फ धर्म का पालन कराने के लिए दंड नीति का उपयोग करना है। यानी राजा अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। जो समाज के सामान्य नियम हैं और वो सामान्य नियम बनकर धर्म का रूप धारण कर लेते हैं, उन नियमों की पालना करना, लोक कल्याण करना, ये राजा का दायित्व है। हाँ, अगर उस दायित्व की कोई अवहेलना करता है, पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रयोग राजा कर सकता है। तो देखिए, जैसे रूस के जार का एग्जाम्पल हमने दिया, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हमने डिस्कशन कर ली है। यानी प्रजा चुनौती नहीं दे सकती है, जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतन में शांति पर्व, अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, कालिदास का रघुवंश, ये सब राजा की शक्तियों को लिमिटेड करने की बात करती है। अर्थात हमारे यहाँ इस निरंकुश तंत्र के विपरीत विचार को महत्व दिया गया है। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है और यही विचार हमें कौटिल्य में देखने को मिलती है। इसके बाद एक और विशेषता, राजधर्म और आपद्धर्म, यानी सामान्य काल और आपातकाल। सामान्य काल में तो कोई समस्या है ही नहीं, सामान्यतः व्यवस्थाएं चलती रहेगी, राजा अपना शासन करता रहेगा। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो हमारा दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है भारत के चिंतन का। यानी हमने उसका समाधान भी निकाला है, सत्य साट्यम समाचरित, यानी अनैतिक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसका ये सॉल्यूशन है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। यानी जब परिस्थितियां विपरीत हो तो हम राज्य की सुरक्षा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए सत्य साट्यम समाचरित जैसे को तैसा वाला फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर राजा को बहुत महत्व दिया गया है, राजा को ईश्वर के समतुल्य माना गया है, राजा को जो सृष्टि का नियामक है उसका प्रतिनिधि माना गया है। तो राजा को उच्च चरित्र का होना, सच्चरित्र का होना, विवेकवान होना, संयमित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो सबसे पहले उदाहरण राजा को प्रस्तुत करना पड़ता था। नेक्स्ट, आपातकालीन मर्यादा नास्ते, यानी अगर विपत्ति हो तो हम किसी भी तरह का व्यवहार हमारी राज्य की
प्रजा की सुरक्षा के कल्याण के लिए कर सकते हैं। यानी ये तीनों जो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट जो है सामान्य परिस्थितियों में राजधर्म का प्रयोग कैसे हो और आपातकालीन परिस्थितियों में आप दौर में का प्रयोग कैसे हो, ये विशेषता जो है भारत का प्राचीन राजनीतिक चिंतन हमें बताने की कोशिश करता है। अब देखिए आगे, राजनीतिक संगठन व राज्य शिल्प की तुलना शरीर व प्रकृति से। यानी हमने राजा को राजनीतिक व्यवस्था को सावयव या ऑर्गेनिक थ्योरी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। यानी कौटिल्य ने राज्य रूपी शरीर के 7 अंग बताए हैं। सप्तांग सिद्धांत हम आगे कौटिल्य में पढ़ेंगे। इसके साथ ही शुक्राचार्य ने भी राज्य शिल्प की जो तुलना है वो वृक्ष से की है, और जो पुष्प है उससे की है, और जो फल है उससे की है। उसके माध्यम से जो है वो राजनीतिक व्यवस्था को समझाने की कोशिश करता है। यानी हमारा जो राजनीतिक संगठन है वो ऑर्गेनिक थ्योरी या राज्य के सावयव सिद्धांत में विश्वास करता है। नेक्स्ट है दायित्व, टैक्स और राजा की अवज्ञा। ये 3 महत्वपूर्ण बातें भारतीय प्राचीन चिंतन के संदर्भ में, कि राजा की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि जो सृष्टि के नियम है, उन नियमों से हमारा कल्याण होता है। उन नियमों को जो चैलेंज करता है, अव्यवस्थित जो बनाता है, माइट इज राइट की जो स्थापना करता है, मत्स्य न्याय की जो स्थापना करता है, उस प्राकृतिक अवस्था से बचाने के लिए, उन नियमों का पालन करवाने के लिए राजा की आवश्यकता होती है। अब दूसरा प्रश्न है, राजा की अवज्ञा क्यों? यदि राजा का आचरण धर्म के अनुसार नहीं है, यदि राजा अपने लक्ष्य से भ्रमित होता है, यदि राजा का चरित्र निम्न हो जाता है, तो हमारे पास उसकी अवज्ञा करने का अधिकार भी है। ऐसा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जगह जगह देखने को मिला है। चाहे वैदिक काल में देख लो, चाहे शुक्र नीति सार में देख लो, चाहे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देख लो। यहाँ पर हमारा राजा जो है वो सिर्फ पॉजिटिवली अपनी भूमिका को प्ले कर सकता है। नेगेटिव जब वो होगा तो हमें अवज्ञा करने का अधिकार है। उसके अलग अलग तरीके हैं जो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा देखो टैक्स जो वर्तमान व्यवस्था से भी हमें कोरिलेट करता है। देखिए, टैक्स के संदर्भ में एक विदुर नीति है। विदुर नीति क्या है कि जिस तरह से मधुमक्खी पुष्प से उसका फ्रेग्रेंस लेकर, रस लेकर, बिना उसको नुकसान पहुंचाए अपना काम चलाती है, ठीक उसी तरह से राजा भी जो है प्रजा से कुछ पार्ट लेगा ताकि वो अपनी व्यवस्था कर लेगा, उनकी आमदनी का कुछ टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेगा, लेकिन उस टैक्स का दुष्प्रभाव प्रजा पर ना हो, उनके ऊपर इतना उस टैक्सेशन का प्रभाव ना हो कि जिससे उनको ऐसा लगे कि हमारा जीवन जो जिसके लिए हमने राज्य की स्थापना की वो विजन हमारा खत्म हो गया, हमारा जीवन जो है इस राज्य में दुभर है। तो टैक्स के संदर्भ में विदुर नीति, ये बात हमें कालिदास के रघुवंश में भी देखने को मिलती है। यानी वहाँ पर बादल का जिक्र आता है कि बादल जहाँ जहाँ से आवश्यकता होती है वहाँ से ले लेता है, और बादल उसको लेकर जहाँ आवश्यकता होती है बांटने की, उन सब में बांट देता है। तो देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक दायित्व को कितना महत्व दिया गया है, टैक्सेशन सिस्टम यानी राज्य की आमदनी को कितना महत्व दिया है, और राजा निरंकुश नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर राजा को भी संतुलित करने का हमारे सामने एक विशेषता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन की। इसके बाद एक और विशेषता है कि जिसमें राजा जो है पहले आरंभ में कानून का संरक्षक था और उसके बाद में कानून का निर्माता बन गया। यानी देखिए, यहां से ये ट्रांसफर हो रहा है। एक समय राजा जो है सिर्फ कानून की सुरक्षा करता था, और एक समय में राजा जो है
खुद कानून बनाने लग गया। ये दो सिचुएशन है, वो सिचुएशन कैसे ट्रांसफर हो रही है इसको हम देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के बाद, बौद्ध धर्म के बाद जो है राजा कानून निर्माता बन गया है। किससे? संरक्षक से। देखो, बौद्ध धर्म क्यों आया? क्योंकि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें विकृतियां आ गई, और उन विकृतियों के साथ जो समाज का दूसरा वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, शिल्पकार थे, मजदूर थे, और जो वर्ग था उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और धर्म और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में जो विकृतियां आई उनके विरोध के रूप में बौद्ध धर्म आता है। और बौद्ध धर्म ये कहता है राजा को कि राजा धर्म के आदेशों का पालन कराएगा, लेकिन ऐसा धर्म जो वर्ण व्यवस्था व धर्म शास्त्रों पर आधारित है, ऐसे धर्म की परिभाषा का उन्होंने क्या किया? खंडन। क्योंकि यह विकृत हो चुकी थी उस समय, बौद्ध धर्म के समय पाखंड आ गए थे, विकृतियां आ गई थी समाज में। तो उन धर्म शास्त्रों के आधार पर जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, उस वर्ण व्यवस्था या उस जाति व्यवस्था को अगर राजा एज इट इज फॉलो करता है तो हम ऐसे धर्म की परिभाषा को हम नहीं मानेंगे। यानी राजा को अब बदलना होगा, अब परिस्थितियों के अनुसार राजा को कानून बनाना होगा। यानी पूर्व में राजा जो केवल न्याय की भूमिका में था, न्याय करता था, कानून निर्माण नहीं करता था, अब राजा जो है कानून निर्माण करने लग गया। अब बदलती हुई परिस्थितियों में राजा जो है उनके कल्याण के लिए कानून बनाएगा। ये बौद्ध धर्म के आगमन के साथ होता है। यानी कानून जो है प्रभु सत्ताधारी की इच्छा बन गया, ना कि धर्म शास्त्रों के उपदेश। ये देखिए, इच्छा और उपदेश का अंतर। ये देखिए कि बौद्ध धर्म के आने से कितना बड़ा परिवर्तन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आता है कि कानून का संरक्षक होना एक अलग बात है और कानून का निर्माता होना दूसरी बात है। पूर्व में परंपरा में जो लोकाचार था, अब वह स्थान जो है विधि निर्माण ने ले लिया। यानी धर्म क्या था? जो सामान्य नियम, जो लोकाचार, जो हमें कल्याण की ओर ले जाते हैं, जिसमें हम ईश्वरीय रूप देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम राजा का है। राजा उसके लिए दंड नीति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन राजा उनके अनुसार अभी तक चलता रहा है। लेकिन अब बौद्ध धर्म के बाद उसमें उसने उस चलने की जो दिशा है वो कैसे चलेगा वो खुद तय करने लग गया। यानी यहाँ पर कानून के निर्माता के रूप में राजा हमारे सामने आता है। ये एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता है। और इसके बाद हम इन पॉइंट्स के माध्यम से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसके बेसिस पे कौटिल्य का राजनीतिक चिंतन है, और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और कौटिल्य के चिंतन में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से कैसे अंतर है, उसको संक्षेप में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजा, राजनीति, दंड नीति, अर्थशास्त्र, राज्य संगठन, राजा के दायित्व, ये भारतीय राजनीतिक चिंतन का विशेष क्षेत्र, स्टडी मटेरियल। और दूसरी तरफ पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संप्रभुता या प्रभुसत्ता, विल, लोगों की इच्छा, राज्य की उपयोगिता, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि विषय प्रमुख थे। ये जो डिफरेंस है ना, ये और ये अंतर है दोनों के विषय वस्तु में। जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। जब हम प्लेटो, अरस्तु, मिल, बेंथम, मार्क्स को पढ़ेंगे, जब हम इनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। ये विषय प्रमुख थे। भारत में तर्कशास्त्र, नैतिक दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा का विशद विवेचन था। और ये हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस थे। इनके कारण प्रभुसत्ता, उपयोगिता, स्वतंत्रता, समानता जैसी संकल्पनाएं हमारे यहाँ पर विकसित नहीं हो सकी। ये डिफरेंस जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में है। हालांकि अगर हम टोटलिटी में देखें, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चले, तो भारत के जो
भारत का जो चिंतन है उन चिंतन में ये सब समाहित है, चाहे प्रभुसत्ता हो, चाहे उपयोगिता हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, ये सब जो है भारत के इस ज्ञान दर्शन में सम्मिलित है, समाहित है। बस ये टर्मिनोलॉजी जो आधुनिक युग में सब जगह पूरे विश्व में चल रही है, वो भले टर्मिनोलॉजी नहीं हो, लेकिन अगर हम उसको अगर भारतीय दर्शन को अगर हम गहनता से हम अध्ययन करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का समाधान हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने पाश्चात्य भारतीय राजनीतिक चिंतन पर चर्चा की है, इसकी विशेषताओं को देखा है और इसके साथ ही आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इन तीनों कैटेगरीज में, इन तीनों वर्ग में क्या क्या अंतर है उसको हमने जानने की कोशिश करी। धन्यवाद।